Hello, Bacha Party. Hi, welcome to this session over here. 30 days pledge for business studies by your Dhwani ma'am. जैसे कि आप सब जानते हैं, ये सेशन स्पेशली हम लोग आपके लिए क्यूरेट करते हैं ताकि आप जो अपने आखिरी दिन है, नॉट ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड, बट योर आखिरी दिन ऑफ गिविंग योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, उनमें जो है आप काफी अच्छे से जो है बहुत बढ़िया वे में रॉक कर पाए, इसी के लिए एंटायर सेशन है यहाँ पर। तो अब तक अगर आप लोगों ने आपके फ्रेंड्स को जो है बुलाया नहीं है, अब तक हर जगह जो शेयर नहीं किया है अगर इसको, तो आई वुड रियली वांट कि आप लोग फटाफट से ये चीज कर ले ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सारे बच्चों तक जो है यहाँ पर पहुंच पाए। Before that, let me introduce myself to you all before going ahead with the session here. तो बच्चा पार्टी, मेरा नाम है ध्वनि गांधी. I am a verified plus educator on the Unacademy platform. I teach you for the subjects of accountancy, business studies and English literature. I am a graduate from the HR College of Commerce and Economics. Currently pursuing my double masters. तो एक बार मास्टर्स और मेरे दोनों मास्टर्स हो गए, तो यू गाइज आर गोना हैव माय एक्सपर्ट नॉलेज ऑल्सो. अभी भी है ही है, बाद में भी मिलेगी. इसके अलावा आई एम अ रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलर. आई हैव क्रैक्ड मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक CAT, NMAT, CET, CPT. I bagged a scholarship worth ₹5 lakhs from a leading B school in India as well. इसके बाद में I am a certified transcriptionist too and a topper in both my 10th and 12th standards, and especially जो subjects मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, they have been my core favorite. आप लोगों ने अगर अभी तक जो है हमारा आस्क अ डाउट फीचर यूज नहीं करा हो, तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो ऑन टू द अनअकैडमी ऐप, डाउनलोड कर ले ऐप को. वहां पर जैसे ही जाओगे आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट्स कभी भी किसी भी वक्त जो है पूछ सकते हो. ठीक है, ये पूछना कैसे? जस्ट गो ऑन आस्क अ डाउट. आस्क अ डाउट पर जाने के बाद जो है आपका जो भी डाउट हो, गैलरी ओपन कर लीजिए अपनी. वहां पर वो बोलेंगे कि आर यू लुकिंग फॉर समथिंग, तो आपको वहां पर जो है गैलरी में जाकर अपना पिक्चर सिलेक्ट करना है डाउट का. जो एक क्वेश्चन एट अ टाइम दिया करिए, तो उसको क्रॉप करना है. क्रॉप करके वहां पर भेजकर अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है कि किस सब्जेक्ट में से वो डाउट है, एंड बस उसके बाद में यू आर ऑल सेट. आंसर आपके बॉक्स में जो है वो आ जाएगा. नाउ आस्क अ डाउट तो आप लोगों ने पूछ ही लिया होगा. अगर आप लोग अब तक जो है मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि आप सभी जानते हो, अभी बिजनेस स्टडीज का ये जो सीरीज है रोज 345 तो आता ही रहेगा एवरी डे, राइट? तो ये अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड सारे जो नोट्स आते हैं, जो सारे क्विजेस की लिंक्स आती है, जो सभी एक्स्ट्रा टिप्स वगैरह मैं देती हूँ, वो यही इसी टेलीग्राम चैनल पर देती हूँ, जिसका नाम है @unacademy ध्वनि. ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम के ये QR कोड को जो स्कैन करेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे. अगर स्कैन करना आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बस टेलीग्राम के ऐप पर जाकर आपको अनअकैडमी ध्वनि, ये जो नीचे स्पेलिंग दी गई है, ये टाइप करनी है. आप उस चैनल पर जो है 2000 प्लस स्टूडेंट्स है वहां पर ऑलरेडी, वहां पहुंच सकते हो. इसके अलावा अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर अगर आप लोगों ने मेरी प्रोफाइल को फॉलो नहीं कर रखा है तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहां से आप पहुंच सकते हो. अराउंड 11,000 फॉलोअर्स राइट नाउ है अपने वहां पर, तो आप लोग को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है. टीचर तो ट्रस्टेबल बॉस ऑफ कोर्स है आपकी. ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये 345 की 30 डेज सीरीज तो चल ही रही है, साथ में अकाउंटेंसी का 15 डेज प्लेज भी चल रहा है. वो 230 to 330 अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में चलता ही है. अब ये स्पेशल क्लासेस, आस्क अ डाउट वगैरह, ये जो जितने भी फ्री कंटेंट है, इसको अनलॉक करना है तो आप DGD लाइव ये कोड यूज करके जो है सारे फ्री कंटेंट को आप रिलीज कर सकते हो. इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारी प्लस बैचेस ज्वाइन करनी है, प्लस बैचेस मतलब 1 स्टेप एक्स्ट्रा, 1 स्टेप अहेड टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन. तो अगर आपके कोई छोटे बच्चे भाई बहन है 10th स्टैंडर्ड के जो 11th में जाने वाले हैं, या आपके कोई 11th के जूनियर्स हैं जिनका बेस बिल्कुल बिगड़ा हुआ है कॉमर्स का, तो आप उन्हें बोल सकते हो ये हमारी ब्रिज कोर्स फॉर कॉमर्स जो है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आई टीच यू ऑल फॉर अकाउंटेंसी, ठीक 7:15 बजे. तो आप सभी उनको बोल सकते हो कि आप जो है मुझे वहां पर वो लोग मुझे वहां पर देख सकते हैं. इसके अलावा जो मेरी अपकमिंग 11th की बच्चा पार्टी है जो 12th में जाने वाली है, उनके लिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 22 की जो अतरंगी सी अच्छी सी बैच है कॉमर्स के लिए, वो स्टार्ट होने वाली है बच्चा पार्टी 5 अप्रैल से. अपना कोर्स जो है अकाउंट्स का कौन सा वाला होगा? पार्टनरशिप का. तो पार्टनरशिप का जो कोर्स है वो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आएगा, ठीक 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक. तो आप सभी को ट्यून इन करना है. बाकी सारे एडुकेटर्स भी आपको बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे ही, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है.
इसके अलावा जो अभी एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड में है, 3 अलग फेजेस है ना, पहले तो जो 10th वाले थे, ये 11th वाले जो 12th में जाएंगे, जो 12th वाले बोर्ड एग्जाम्स देंगे, तो उनके लिए भी हमारे पास मिशन 100 का एक 30 डेज वाला कॉमर्स बैच है, तो 1 महीने का बैच है। आप लोग वहां पर भी ये प्लस क्लासेस जो है देख सकते हो, अलग अलग एडुकेटर्स यहाँ पर है आपके लिए। और ये सब चीज जो है आपके लिए आती है बाय वन एंड वन ओनली थिंग। आपको अगर प्लस पे भी सब्सक्राइब करना है तो यू ऑल कैन यूज द कोड DGDLIVE। ये एक कोड यूज करके जो है आप सभी लोग पहुंच सकते हैं अनअकैडमी के प्लस पर, जहां आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, लाइव क्विजेस, आस्क अ डाउट फीचर, डेली एमसीक्यू के टेस्ट सीरीज, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, मतलब हैंड रिटन वाले नोट्स आप लिखोगे ना, तो वैसे ही हैंड रिटन एग्जाम सॉल्व करोगे, आपको उसके पिक्चर्स क्लिक करके वहां पर भेजने, टीचर आपका जो है पूरा पेपर चेक करके आपको दे देंगे। तो ये सारी चीजें जो फैसिलिटीज है आपको प्लस पर अवेलेबल है। तो DGD लाइव यूज करके 10% डिस्काउंट जो है अपना इसी कोड से पा लीजिएगा, एंड दिस विल ऑल्सो शो योर मैक्सिमम सपोर्ट टुवर्ड्स मी। इसके अलावा इससे अगर और फीचर्स चाहिए, मतलब आपको एक पर्सनल मेंटर चाहिए जो आपको जो है 360 डिग्री आपका पूरा प्रेपरेशन करवाए, और ये मेंटर जो है आपके सारे जो डाउट्स वो सॉल्व करे, आपके साथ मीटिंग्स ले, 1-on-1 सेशंस ले, आपके पेरेंट्स की कोई समस्या हो, मतलब पेरेंट्स बहुत दिमाग खा रहे हो ना आपका, और पेरेंट्स अगर बच्चे जो है आपको लग रहे सही ट्रैक पर नहीं है, तो आप दोनों के लिए बेनिफिशियल है अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। थोड़ा प्राइसेस हाई है, बट लेट मी टेल यू गाइज, इट इज वर्थ द एंटायर एफर्ट्स दैट यू डू, एंटायर मनी दैट यू पे, इसका पूरा ध्यान रखते हैं ये। तो इसके लिए भी आपको सेम कोड यूज करना है, DGDLIVE, ध्वनि गांधी लाइव इसका मीनिंग है, ठीक है, मतलब मैं जिंदा हूं। तो जिनको अफोर्डेबल है आप आइकॉनिक ले सकते हैं, जिनको पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, मैम रियली नहीं अफोर्ड कर सकते, आप एटलीस्ट ट्राई करें कि आप प्लस लें। और दोनों ही चीज में अगर जो है आप 6 महीने या उससे ज्यादा वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो यू गाइज गेट दी EMI ऑप्शन एज वेल, तो इक्वल मतलब जो है आप मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दे सकते हो, तो आपको वो चीज की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट बच्चा पार्टी, तो इसके अलावा जितने भी हमारे फ्री क्विजेस है, फ्री स्पेशल क्लासेस, जैसे अभी 230 वाली लेती हूँ ना मैं अकाउंट्स के लिए सारे सेशंस का, तो उसको अनलॉक करने के लिए आपको सिर्फ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, जो फ्री वाली चीजें हैं उन्हें अनलॉक करना है यूजिंग द कोड DGDLIVE लाइव, और जो हमारे सारे के सारे प्लस सेशंस है उनके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, उसके लिए भी सेम कोड DGDLIVE ही आप यूज कर सकते हो टू गेट योर 10% डिस्काउंट। ऑल राइट, अब बात करते हैं कि मैम आप हमारे सामने आ गई हो, ये ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमें सुन वगैरह नहीं रही हो। तो बच्चा पार्टी बात ये है कि एक रिकॉर्डेड सेशन जा रहा है आप सभी तक। द रीजन इज कि मैं आउट ऑफ टाउन जो है ट्रैवल कर रही हूँ, तो यहाँ पर नेट इतना अच्छा नहीं है, इमरजेंसीली मुझे जाना पड़ रहा है। बट देन आप लोगों का 30 डेज प्लेज जो है वो मेरे वजह से या किसी भी कारण के वजह से जो है रुके नहीं। ये सोल पर्पस के लिए मैं जो है आई एम ट्राइंग दिस डबल शिफ्ट, मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी स्टॉपेज जो है वो ना आए। ऑल राइट, तो ये रिकॉर्डेड सेशन जो है आपको 2 हिस्सों में मिलेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का है। तो चैप्टर नंबर 2 एक दिन आधा आएगा, दूसरे दिन आधा आएगा, ऐसे 2 इंटरकनेक्टेड सेशंस होंगे, दोनों दिन आप लोगों को ये अच्छे से देख लेना है। आई नो किसी किसी को बोरिंग भी लगेगा कि मैम रिकॉर्डिंग है यार, आप जितना लाइव में मजा करवाते हो उतना लग नहीं रहा है करके, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग बस अच्छे से उसको सुनिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अपने तगड़े वे में करिए। बेस्ट पार्ट ये कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपको, तो इंस्टॉलमेंट में देखते जाइए, बट देखते जाइए इन्हें। ऑल्सो इसके अलावा आप सभी को एक गाइडेंस दे दूं कि ये जो है बीच बीच में मतलब आपको कहीं अगर स्टॉप करने का मन करे, नोट डाउन करने का मन करे, तो आप डेफिनेटली ये चीज कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ऑल राइट, ऑल्सो इसमें अगर कोई डाउट है, आप लोग बोल रहे हो मैम आप लाइव नहीं पढ़ा रहे हो, तो हमको कोई डाउट आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, डू नॉट वरी, इसके लिए सेपरेटली मैं आगे जाकर जो है आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन इसके लिए स्पेसिफिक लेने वाली हूँ कि लेट्स से आपको जो है इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में कोई भी दिक्कत आ गई, कोई सवाल आया जो अब तक क्लियर नहीं है, तो मैं यही यूट्यूब पर उस लाइव सेशन में जो है आप लोगों को बता दूंगी कि ये वाला डाउट वाला सेशन होने वाला है, तो जितने डाउट से लेकर आ जाना करके। डन, तो काम भी खत्म हो जाएगा, मैं जो है ट्रैवल करके फटाफट वापस घर पे रिटर्न आ रही हूँ। द ओनली प्रॉब्लम एज आई टोल्ड यू इज नेट इज नॉट अवेलेबल, इतना नेट नहीं रहेगा, तो आपको बेमतलब का लैग आता रहेगा। इसके लिए दैट इज द ओनली रीजन कि आपको लैग ना आए, वो प्रॉब्लम ना आए, इसके वजह से जो है ये आपको प्रीमियर दिख रहा होगा अभी राइट नाउ।
ऑलराइट, तो अच्छे से पढ़ाई करना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, स्टार्ट करना आप लोग यहाँ पर से। एंड प्लीज सिंसियरली पूरे सेशन को देखना, ठीक है? प्लीज एक बार भी ये मत सोचना कि मैं लाइव नहीं हूँ। बहुत सेकंड सेशन जो आएगा उसमें तो मतलब बहुत हंसी मजाक वगैरह भी मैंने कर रखी है, तो यू शुड नॉट स्ट्रेस अबाउट इट। ऑल द बेस्ट सेशन 1 सेशन 2 दोनों के लिए ही। एंड आई बिलीव जिन्होंने, अगर आप सेशन 2 में आ गए हो, सेशन 1 अगर आपने नहीं देखा हो तो वो देख लेना। जो सेशन 1 में है राइट नाउ, सेशन 1 कंप्लीट करके सेशन 2 के लिए वेट करना और वो कंप्लीट कर लेना। ऑल डन देयर, सो लेट अस स्टार्ट ओवर हियर। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है आई बिलीव बहुत अच्छे से आप लोग कवर कर लोगे। So, to adapt systematic thinking and ruling out the feeling of prejudice from minds of workers and management, ये मेन मुद्दा है। मतलब ये क्या बोलता है कि हमें जो है यहाँ पर वो फैक्ट निकाल देना है वर्कर्स के दिमाग में से कि मैनेजमेंट उनकी तरफ बायस्ड है। कोई कोई जो है मतलब कि हाँ ये फेवरेटिज्म कर रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है, ये चीज उनके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ये चीज जो है, ये बदलाव, ये मेंटल रेवोल्यूशन दिमाग का खेल है, दिमाग से बदलना चाहिए। तो टेलर बोलते हैं जरूरत नहीं है कि आप धबाधब जो है आप ऐसे ड्रास्टिकली चेंज करें करके एटीट्यूड्स को, ठीक है? ड्रास्टिकली नहीं करो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करो, ठीक है? दिमाग से उनका रेवोल्यूशन लाओ। आप ऐसे नहीं बोलो कि अरे लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मैं भी तो हूँ, इतने टाइम से आप लोग के साथ हूँ, उसके बाद आप भरोसा कर रहे हो ना। फर्स्ट डे आई तभी थोड़ी किसी ने भरोसा किया, तभी तभी थोड़ी कोई ऐसा होगा कि अरे हाँ हम ये मैम है। पहले तो सब लोग ऐसे ही आते थे और पूछते थे कि अरे आप इतने यंग हो, आपको रख भी कैसे लिया अकेडमी ने करके। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे एक्चुअली रियलाइज कि अच्छा हाँ कुछ तो बात है। ओके, ये मैम बोलती है मस्ती मस्ती में इतना सब कुछ करा देती है एग्जाम्पल्स के बीच में, जो है कब हमारा चैप्टर हो गया हमको समझ नहीं आ रहा है। things started happening, results started showing up। बच्चों के जो आप 11th स्टैंडर्ड वाले भी बच्चे जो उनके फाइनल एग्जाम्स के रिजल्ट्स भी आ गए, जितने हमारे बच्चे थे बिजनेस स्टडीज में हाईएस्ट स्कोर करके आ रहे हैं। तो दिस इज द एंटायर पॉइंट, रेवोल्यूशन ऑफ माइंड वहां से आया। इनफैक्ट इफ यू गाइस नो, व्हेन आई केम इन द वेरी स्टार्टिंग, मुझे बोला गया था कि आपको जो है इंग्लिश में ही बताना है, सब स्टूडेंट्स को जो आपको इंग्लिश में ही सिखाना है। Now many students, they were not comfortable with English। बहुतों ने जो है आके ट्रोलिंग भी करी कि अरे ये मैम क्या है, अपने आप को समझती क्या है वगैरह, शी ओनली स्पीक्स इन इंग्लिश, हिंदी आती नहीं क्या मैम आपको? जबकि आई हैव नोन हिंदी आल्सो वेरी नाइसली, मैं हिंदी में बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ, मराठी भी अच्छे से बात कर सकती हूँ, अदर लैंग्वेजेस भी है जो मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ। तो ये प्रॉब्लम नहीं कि मुझे लैंग्वेज नहीं आ रही, मेरा मीडियम ऑफ डिलीवरी जो मुझे कहा गया है मुझे वही करना पड़ेगा। तो उस टाइम पर जब स्टार्टिंग में आते थे तो बाकी सारे टीचर्स जो है हिंदी में पढ़ाते थे, और मुझे स्पेशली इस चीज के लिए मतलब एम्फोसाइज बोला जाता था कि क्योंकि मैम आपको इंग्लिश इतनी अच्छी आती है तो वी रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप सेशंस इंग्लिश में ले, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स जो है इंग्लिश में नहीं लेते हैं, ठीक है? तो अब मेरी अगर टीम की रिक्वायरमेंट है तो मुझे वही करना पड़ेगा ना, जो बच्चे जिनको हिंदी नहीं समझ में आती है। और स्पेशली ऑल द स्टूडेंट्स आल्सो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, आई बिलीव अगर आपका मीडियम इंग्लिश है, you are supposed to understand in English. Now people suddenly started coming in and saying in कि मैम ये क्या है वगैरह, वो क्या है, and they started leaving the class। वो आते नहीं थे क्लास के अंदर। ओके, मतलब हिंदी स्पीकिंग है तो उनके पास मतलब दे विल गो, ओके, बट यहाँ पर जो है स्केप्टिसिज्म आ जाता था कि अरे नहीं ये इंग्लिश में पढ़ाती, हम नहीं आएंगे। इसी रीजन में अभी रेवोल्यूशन दोनों साइड से हुआ। अभी मैंने भी ये चीज को समझा, तो व्हाट आई डिड इज आई सॉ कि ठीक है मेरे प्लस क्लासेस जो है मैं इंग्लिश में लेती हूँ, यूट्यूब क्लासेस जो है आई नो अनअकैडमी के क्लासेस पर इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट्स स्टिल एक्सेप्टिंग। यूट्यूब पर जो है कई बार बच्चे ऐसे होते जिनको एक्सेस नहीं मिल रहा ऑलरेडी, उनको जो है उतना बेटर फैसिलिटीज नहीं मिल रहा, उनको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, सो आई ट्राई ओवर इन इंग्लिश। मतलब मैं कभी हिंदी इंग्लिश मिक्स ऐसे बात कर लेती हूँ ताकि कोई अगर साउथ का बच्चा है तो वो भी समझ में आ जाए, कोई नॉर्थ का बच्चा है तो वो भी समझ में आ जाए, हमारे ईस्ट और वेस्ट को समझने के लिए बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है? और the students also there on an academy started slowly accepting कि अच्छा हाँ मैम की इंग्लिश भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, शी इज यूजिंग सिंपल इंग्लिश ओनली सो दैट वी ऑल कैन अंडरस्टैंड। धीरे धीरे जब पेरेंट्स ने सुना कि अरे हाँ हमारे बच्चों के मुंह में इंग्लिश वर्ड्स आ रहे हैं, नाउ इट्स नॉट अबाउट कि अरे आपकी राष्ट्रभाषा है या नहीं है, दूसरों के लैंग्वेज आप ले रहे हो, नो प्लीज डोंट थिंक अबाउट इट दैट वे।
द मेंटल रिवोल्यूशन हियर नीडेड इज कि जो आपको जिस लैंग्वेज में आंसर, तो भी आपके पेरेंट्स ने आपको इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दिलाया, मतलब तो दे वांट कि यू आर, दे आर विलिंग दैट यू राइट द आंसर इन इंग्लिश। तो अगर आप आंसर इंग्लिश में राइट करने का बोल रहे हो, तो पहले आप उसको समझोगे तभी तो करोगे। तो इफ यू विल यूज दैट काइंड ऑफ वर्ड्स ओनली, देन यू विल बी एबल टू राइट समथिंग देयर, राइट? ऐसे दिमाग में कुछ तो प्रोड्यूस नहीं हो जाता है। तो पेरेंट्स स्टार्टेड लाइकिंग दिस पॉइंट कि अरे हमारे बच्चे भी जो है अभी धीरे धीरे वी आर सीइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस चेंज, and that is when the entire trust and support started building up. So Taylor also wants to see the same thing कि आप जो है दिमाग से रेवोल्यूशन लाओ, एक दिन में आप उनका जो ड्रास्टिकली एटीट्यूड चेंज मत करो, पॉजिटिव थिंकिंग लाओ, कोऑपरेशन की फीलिंग जो है लोगों के अंदर आप जब लाओगे, तब मेंटल रेवोल्यूशन जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। डन एंड डस्टेड। हमने जो है जस्ट अभी टेलर भाई साहब को कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे से, उनके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी देखे और टेक्निक्स भी देखे, राइट? अब बारी आती है फयोल भाई साहब की। फयोल भाई साहब जो है ये इन्होंने भी दिए अपने मैनेजमेंट के कुछ तगड़े प्रिंसिपल्स, राइट? अब इनको जो है ये फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट है और इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। जो टेलर जी है अपने वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है, तो ये जो है ये जनरल मैनेजमेंट के फादर है, ठीक है? अब इन्होंने जो है 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, तो वन बाय वन जो है अपन देखते जाते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल्स इन्होंने दे रखे हैं। बहुत इजी है, ओके? जेन्युइनली इनके बहुत इजी वाले हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि मुझे मेरी बोर्ड एग्जाम याद आ रही है, एंड आई ऑलवेज न्यू दिस पॉइंट कि तभी का जो नया रिसेंट पेपर पैटर्न था, मैंने ये चीज स्टडी भी कर रखी थी तभी कि जो जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना, ठीक है, 4 मार्क के 5 मार्क के जो क्वेश्चंस थे हम लोगों को, तो उसमें आई न्यू कि इस चैप्टर में से जो एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है? अब वो क्वेश्चन क्या आएगा, या तो टेलर का आएगा या फेयोल का आएगा, किसी का एक तो जो है आप प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन कर लो, यही वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाला है। न्यू दिस वेरी नाइसली। अब मेरा क्या होगा पता है मेरे को ना, ये 14 प्रिंसिपल्स ही हो, भले 14 हो, पर ये 14 के नाम अच्छे से याद रह जाता था, इनका एक्सप्लेनेशन बहुत इजी लगता था। ऑन दी अदर हैंड टेलर जो है, जिसके लिए मैंने आपको इतना टाइम इसीलिए लिया क्योंकि एज अ किड मुझे पता है मैं नहीं पढ़ती थी वो, मुझे जो है लगता था कि हाँ चल ये अगर हेनरी वाला आया ना, आई यूज्ड टू बी दिस वे, हेनरी फेयोल आया तो मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ, हेनरी फेयोल नहीं आया बोर्ड एग्जाम में, हाँ बोर्ड एग्जाम के लिए मैं ये बोल रही हूँ, इतनी मेरी प्रेपरेशन थी। हेनरी फेयोल नहीं आया तो उसका ऑप्शनल जो दूसरा चैप्टर आएगा ना, मैं कुछ भी आया मैं सॉल्व कर दूंगी, आई विल बी नोइंग दैट आंसर, बट मैं टेलर को सॉल्व नहीं करूंगी। आई वॉज दैट क्रिस्टल क्लियर इन माई ब्रेन। मतलब ये जो इतनी हेटरेड थी ना वो टॉपिक के लिए, ऐसे मतलब हेटरेड एज ऐसे दिमाग घूमता था, नहीं नहीं मुझे करना ही नहीं है करके, तो ये चीज जो है ये डेवलप नहीं होनी चाहिए। तो इसी वजह से जो है आई टुक सो मच टाइम एक्सप्लेनिंग यू दिस एंटायर पॉइंट, क्योंकि मुझे पता है आप लोग स्कूल में नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फयोल बाबा के 14 प्रिंसिपल्स को। जेन्युइनली इजी है, मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में मेरा यही क्वेश्चन आया था लकीली, तो मैंने जो है फयोल का ही साथ दिया। टेलर भाई साहब आते तो टेलर को मैं नहीं सॉल्व करती, ये भी मेरा क्लियर था दिमाग में। तो फर्स्ट इज डिविजन ऑफ वर्क। अब फयोल जी जो है, हेनरी फयोल बोलते हैं कि हम सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि आप फैक्ट्री का ही काम जो डिस्ट्रीब्यूट करो, बट जो मैनेजरियल वाले लेवल पर है, स्किल्ड वाले जो जॉब्स है, ऐसे सारे लेवल पर भी जो है आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में काम को स्प्लिट कर ले, ताकि हर एक जन जो अपने स्पेशलाइजेशन से काम कर पाए, ठीक है? जब पूरा वर्क जो है आप स्मॉल यूनिट से या टास्क में डिवाइड करते हो, एक एक इंसान को पूरा काम देने की जगह पर, तो डिविजन ऑफ वर्क जो है ये बहुत ही अच्छे अच्छे मुद्दे जो है आपके लिए लेकर आता है, अच्छा इफेक्ट लेकर आता है। वो इम्पैक्ट क्या है, एग्जाम्पल दे देती हूँ। मैम कॉमर्स है सब्जेक्ट, ठीक है? इंस्टेड ऑफ वन टीचर टीचिंग द एंटायर कॉमर्स, जैसे मैं अभी ऑलमोस्ट करती हूँ, तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा देती हूँ, अकाउंटेंसी पढ़ा देती हूँ, बिजनेस स्टडीज पढ़ा देती हूँ। बचे कौन से टॉपिक्स आप लोगों के, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पी वगैरह ऑप्शनल ये सारे। अब सोचिए अगर अनअकैडमी मेरे ऊपर ही पूरा भार दे देती है, पूरा अनअकैडमी बोलती है मैम पूरे साल का जो है ना और कोई कुछ नहीं करने वाला है, आपको ही जो है पूरा कॉमर्स संभालना है, पूरा चैनल में सारे सब्जेक्ट्स आपको ही लेने हैं, ठीक है? 11 के भी लेने, 12 के भी लेने। अब बोलो मेरे दिमाग का क्या होगा, मैं कहाँ से पहुंचूंगी, क्या क्या काम करूंगी, मतलब मैं आई कैन नॉट डू एवरी सिंगल थिंग, राइट? अभी ये 30 डेज प्लेज भी है, तो अलग अलग टीचर्स अलग अलग ले रहे हैं,
मेरे मेरे एंड से जितना जितना हो पा रहा है मैं अपने बच्चों के लिए करवा रही हूँ, बट एटलीस्ट मेरे ऊपर ये प्रेशर तो नहीं है ना कि मेरे को 30 दिन हर मतलब दिन है ना, मुझे बिजनेस भी लेना है, अकाउंट भी लेना है, इंग्लिश भी लेना है, इको भी लेना है, मैथ्स भी लेना है। आई कैन नॉट डू दैट, फिर मैं जो है इतने जगह मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी, 11 भी लेना है, 12 भी लेना है। तो इसकी वजह से ये क्या बोलते हैं, आप काम डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना, मुझे 30 डेज प्लेज का मुझे स्पेसिफिकली हेड बना दे कि बिजनेस स्टडीज मैम आप ही लोगे, स्टोरी खत्म ना मेरी। मस्त ना, मैं सेट हो गई यहाँ पर, बाकी टीचर्स भी अपने अपने यहाँ पर सेट हो रहे हैं, तो हर एक के स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वो यहाँ पर आपको आके पढ़ा रहे हैं। तो इफेक्ट क्या, पॉजिटिव क्या आ गया, एफिशिएंसी बढ़ गई अपनी, स्पेशलाइजेशन भी मेरा आपको हर टीचर का जो रिस्पेक्टिव स्पेशलाइजेशन है वो मिल रहा है। अब अगर मैंने इसको वायलेट कर दिया, अगर ये चीज जो डिवीजन ऑफ वर्क मैंने नहीं करा, तो क्या प्रॉब्लम होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, एफिशिएंसी में कमी आएगी, स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, डबल डबल काम भी होगा। अब समझो मैं जो है अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज इंग्लिश कर रही हूँ, कोई और टीचर जो है अकाउंट्स बीएसटी इको कर रहा है, कोई और टीचर जो है वो इंग्लिश और बीएसटी पढ़ा रहे हैं, फिर कोई और टीचर है वो मैथ पी अपना पढ़ा रहे हैं। अब ये चीज में जो सेम सेम सब्जेक्ट है उनका डबल डबल हो जाएगा ना, फिर हर एक इंसान डबल डबल, मतलब मुझे भी अलग बोलेंगे, किसी और को भी अलग बोलेंगे, चौथे इंसान को भी अलग बोलेंगे, तो ये में डिविजन ऑफ वर्क तो हो ही नहीं रहा है, हर एक जन हर एक चीज हैंडल कर रहा है, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगला प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलता है, ये आपको जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर आपका जो है एक बहुत सा प्यारा सा चैप्टर है, जो आप जानते हो, पॉसडीसी के अंदर का एक चैप्टर है, गेस करो, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कौन सा वो चैप्टर है, जिसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो वर्ड्स है वो आते हैं, इनके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी ये वाला वर्ड भी आता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए पक्का से, आपको हिंट दे सकती हूँ, पॉसडीसी के अंदर ओ में आता है या डी में आता है, मतलब ऑर्गेनाइजिंग में आता है या डायरेक्टिंग में आता है, ये आप लोग मुझे बताएं पक्का से, क्या एग्जैक्टली जो है ये आ रहा है। ठीक है, तो अथॉरिटी मतलब क्या है कि मेरे पास डिसीजन लेने की जो है पावर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, जो काम मुझे असाइन करा है वो मैं टाइम पर कंप्लीट करूं, ये मेरी ऑब्लिगेशन, ये मेरी जो है दायित्व है मेरा, ये मैं काम करूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अथॉरिटी मेरी पावर और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे दोनों पे जो बैलेंस होना चाहिए। एक मैनेजर को जो है राइट होना चाहिए कि वो अपने जूनियर्स को जो है पनिश कर सके अगर उन्होंने जो है काम सही से ढंग से नहीं किया हो। ठीक है, पर पर वो जो जूनियर है उसके पास भी मौका होना चाहिए कि वो अपनी बात भी रख सके कि सर ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, ये पर्टिकुलर चीज क्यों हुई, मैं ये जो टाइम पे काम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। तो दोनों ही चीजें जो है ये यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएगा कि इंसान जो है अपनी अथॉरिटी का गलत मिसयूज नहीं करेगा, और हर एक इंसान जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही समय पर सही हिसाब से कर पाएगा, क्योंकि वो जो है रिस्पॉन्सिबल भी है उस काम की तरफ। अगर आपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फॉलो करी तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आपके काम में डिले हो जाएगा, इसके बाद में आपका जो है जो भी आपको मतलब वॉट एवर अथॉरिटी यू आर हैविंग, जो एक्सेस है आपके पास उसका मिसयूज हो जाएगा, और हर इंसान जो है अगर उसके ऊपर आपने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो उससे वो जो है ओवरबर्डन हो जाएगा। डन। तीसरा प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। कयोल बाबा बोलते हैं कि डिसिप्लिन जो है तीनों लेवल्स यानी टॉप मिडिल लोअर तीनों ही लेवल्स पर लगेगा, डिसिप्लिन नीडेड है। रूल्स जो है सिर्फ जूनियर्स पे नहीं होने चाहिए, सीनियर्स पे भी होने चाहिए, हर लेवल पे होने चाहिए। और अगर लेट्स से कोई जूनियर काम करे और वो बिगड़ जाए तो उसको अगर आप पेनल्टी दे रहे हो, तो कोई अगर सीनियर जो है, सीनियर बंदा टॉप मैनेजर जो है वो भी अगर कुछ गलती करे तो उसके ऊपर भी पेनल्टी होनी चाहिए। तो इससे होगा क्या, अच्छी बातें ये होंगी कि काम जो है बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली कंप्लीट हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर अच्छे से नहीं किया, वायलेशन किया आपने इसका, तो पूरी कंपनी में जो है कंफ्यूजन रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत फिश मार्केट बन जाएगा, केओस बन जाएगा, सारे रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट होंगे और काम भी आपका जो है डिले हो जाएगा, सही समय पे कंप्लीट नहीं होगा। अब अगला प्रिंसिपल जो है ये बहुत खतरनाक वाला है, यूनिटी ऑफ कमांड। यानी कि यहाँ पर ये एक लाइन बहुत अच्छी सी है कि एक एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ एक ही बॉस से जो है कमांड्स ले। ठीक है, मतलब वो एक ही बॉस को जो है, एक ही सुपीरियर को जो वो अकाउंटेबल होना चाहिए, एक ही सुपीरियर को वो जवाब दे लायक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट अप्रोच बताया है, एक बॉस है तो उसके अंदर 3 सुपीरियर्स है,
तीनों सुपीरियर जो है वो एक इंसान को जाके बोल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर देखो रॉन्ग अप्रोच में क्या है, ये तीन है, इन तीनों को बोला है कि आप दोनों को जाकर बोलिए। अब कितना केओटिक हो जाए ना, कितना कितना जो है कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि ग्रीन वाले को जो है, तीनों ग्रीन्स को, सभी 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 जो सबऑर्डिनेट्स है, सभी जो जूनियर्स है, उनको दोनों रेड्स को जो है जाकर देना है आंसर। तो अभी ये इनको भी बोले, इनको भी बोले, ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी ऑर्डर दे रहा है, मैं इसकी सुनूं कि मैं इसकी सुनूं, किसकी सुनूं एग्जैक्टली? ये जो ये वाले बॉस है ये अलग बोलते, ये वाले बॉस अलग बोलते, तो मैं एग्जैक्टली किसकी सुनूं यार, किसका काम करूं? तो फेयोल जो है वो बोलते हैं कि इस चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो बोलते हैं कि अगर आपने ये चीज को वायलेट कर दिया, ठीक है, अथॉरिटी जो है आपकी ये डिसिप्लिन से बताई जाती है, ठीक है, तो अथॉरिटी इज अंडरमाइंड इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड, authority is undermined discipline is your party order distributed and stability threatened। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपने जो है ये चीज को अच्छे से नहीं फॉलो करा तो क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे। पॉजिटिव ये कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई ईगो नहीं क्लैश होगा, कोई जो है इफेक्टिवनेस जो है आपकी बहुत अच्छे से होगी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर वायलेट किया तो कंफ्यूजन होगा, ईगो क्लैशेस होंगे, दोनों बोलेंगे कि तूने मेरा क्यों नहीं सुना, मेरा क्यों नहीं सुना, उसका क्यों सुना। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में जो है आप जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, ओके, अपनी अपनी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो नहीं कर पाओगे। ये सेंटेंस अगर नहीं समझ में आता है आप प्लीज छोड़ सकते हैं इसको, ओके, डू नॉट टेक दिस इनटू कंसिडरेशन राइट ना, छोड़ दो इसको, भूल जाओ, नहीं समझ में आ रहा तो आप जो मैं बता रही हूँ नीचे वाले पॉइंट्स वो याद कर लो तो भी काफी है। ठीक है, डिफिकल्टी हो जाएगी डिसिप्लिन मेंटेन करने में, और सबऑर्डिनेट जो है उसको चांस मिलेगा कि अरे इन दोनों की तू में, ऊपर वालों की तू में चल रही है ना, मैं पतली गली से निकल जाता हूँ इसमें से। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि एक एक सबऑर्डिनेट जो है वो एक ही सुपीरियर के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है कि हम सब जो है एक यूनिट बनकर, सारे मेंबर जो है वो एक तरफ एक डायरेक्शन में जो अपने सारे एफर्ट्स लगाए, 10 जगह भटके नहीं। तो हर डिपार्टमेंट का जो है, हर ग्रुप का जो है अपना कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हर इंसान जो है उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपनी जो है पूरी प्लानिंग करे। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो जाएगा, और एफर्ट्स हर जन के जो है एक डायरेक्शन में लग जाएंगे। अगर नहीं किया तो कोऑर्डिनेशन उड़ गया, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, सारे जो रिसोर्सेज है आपके, एफर्ट्स जो आपने लगाए हैं वो सब वेस्ट हो जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन गोल जो अचीव नहीं होगा वो और अगली बार। तो यहाँ पर जो है डिस्टिंक्शन भी आप लोगों को बताया गया है अच्छे से, पूरा प्रॉपरली यू आर हैविंग वन एंटायर डिस्टिंक्शन, पूनम गांधी के अंदर से है ये। तो प्लीज एक बार जो है आप लोग इसे पढ़ लेना अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा आपको क्लियरली कि क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो फेयोल पापा क्या बोलते हैं कि आप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इंटरेस्ट है वो जो चाहते हैं उस चीज को आप प्रायोरिटी पर रखें, ना कि अपने एक किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के खुद के इंटरेस्ट को। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ भी जैसा मेरा इंटरेस्ट ये भी था कि मैं इंग्लिश को भी पढ़ाऊं, राइट, मुझे ये चाहिए था क्योंकि मेरे साइंस के ह्यूमैनिटीज के बहुत सारे बच्चे, कॉमर्स के तो है ही है, इसके साथ वो बेचारे बच्चे भी मुझे सिर्फ इस एक सब्जेक्ट के लिए जो मेरे से कनेक्टेड है। तो आई वांटेड कि अभी ये बोर्ड के जो आखिरी दिन है इनमें जो है मैं इन सारे बच्चों को भी इन लास्ट 30 डेज में बहुत बढ़िया वे में इधर ये चैनल पर इंग्लिश पढ़ाऊं। बट देन द पॉइंट इज कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, उनको 30 डेज प्लेज एक्चुअली चाहिए, दे रियली वांट कि ये चीज जो है निखर कर अच्छे से आए यहाँ पर। तो इसके लिए हर एक फैकल्टी उन्होंने अलग अलग डिजाइन करा है। तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है कि बच्चों को जो है सभी क्यूमुलेटिव सारे बच्चों के, ना सिर्फ ध्वनि मैम के बच्चे, जितने बच्चे हैं उन सबको जो है बेस्ट एंड बेस्ट चीजें मिले। तो इसमें अभी क्या है, मुझे उनका सुनना पड़ रहा है, तो मुझे उनका इंडिविजुअल पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है प्रायोरिटी देनी पड़ेगी मेरे इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो सारी सिचुएशन में आपको ये चीज देखनी है कि एट एवरी सिंगल स्टेज आप सभी का इंटरेस्ट देख रहे हो, ना किसी एक इंसान का। तो अगेन पॉजिटिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा, और सारे इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी करेगा। नहीं किया, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होगा, एम्प्लॉय जो है लॉन्ग रन में सफर करेंगे, बच्चे जो है मतलब
वो लंबे टाइम में वो सफर करेंगे ना अगर सब टीचर्स का एक दूसरे के साथ क्लैश हो रहा है तो। अगला है रेम्यूनरेशन, आप पैसे कैसे दोगे, ठीक है। तो ये बोलता है एम्प्लॉइज को जो है अच्छे से दो, बराबर दो, फेयरली दो, एडिक्वेटली, जितना पैसा मतलब जैसे जिससे वो जो है मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो, ठीक है, जिससे उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा बन जाए, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आए उनकी जिंदगी में, इतना पैसे दो, ठीक है। पर साथ ही में आप ऐसे भी करो, मतलब ऐसे भी करो कि हाँ जस्ट बिकॉज मेरे एम्प्लॉय को मुझे बहुत खुश रखना है तो सारे पैसे वहीं पर उड़ा दूं मैं, ऐसा भी मत करो कि ऑर्गेनाइजेशन को चलना भी है तो आपकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर रहते ही उनको पेमेंट करें, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन जो है वो जस्ट होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, ऐसे नहीं हो किसी को कम दे दिया किसी को ज्यादा दे दिया जस्ट बिकॉज वो आपको कोई फेवरेट है या नहीं है। हर एक काम के हिसाब से उसको पैसे दीजिए, जितना उन्होंने काम किया है उतने हिसाब से दीजिए, ठीक है। तो ये चीज जो है इंश्योर करेगा कि आपका जो है हेल्दी रिलेशन बन रहा है सारे वर्कर्स के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में। तो अच्छा किया तो क्या क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएंगे और एम्प्लॉय की जो डिवोशन है, जिस तरीके से वो अपने काम के लिए मग्न है, उनकी जो कमिटमेंट है वो और बढ़ेगी। नहीं किया एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को और डिससेटिस्फाइड रहेंगे तो काम नहीं करेंगे, वो अलग बात। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन बोलता है सारी पावर जो है आप कुछ ही लोगों के, जो मेन टॉप वाले लोग हैं उन्हीं के हाथ में लगा कर रख दो। और डिसेंट्रलाइजेशन बोलता है पावर जो है अच्छे से सब लोगों के बीच में अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर जो है डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। तो फेयॉल क्या बोलता है, एक कंपनी जो है ना तो आप पूरी सेंट्रलाइज रहे ना आप पूरी डिसेंट्रलाइज रहे, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, आपका जो भी साइज है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, जिस तरीके का आपका बिजनेस है उस हिसाब से जो है आप डिसाइड करें। अभी जैसे किसी का फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन का बिजनेस है तो वहां पर आप जूनियर्स के भरोसे ज्यादा चीजें छोड़ सकते हो, ज्यादा कुछ गफला नहीं करेंगे वो लोग। वही अगर आपका गोल्ड का शॉप है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द सर्टेन थिंग्स कि हाँ ये पर्टिकुलर काम जो है या चीजों जो लॉकर है ना, लॉकर को हाथ लगाने का जो अथॉरिटी है वो सिर्फ मेन बॉस को होना चाहिए, एम्प्लॉय को ना हो, क्योंकि चोरी के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है और उसका क्या साइज है उसके ऊपर आप सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन डिसाइड करें, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है कि सबसे पहले तो आप फास्ट डिसीजन ले पाएंगे बराबर, और जो कंट्रोल है टॉप लेवल का वो भी अच्छे से बना रहेगा, और सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। कॉन्सिक्वेंस अगर ये फॉलो नहीं कर रहे तो क्या होगा, पूरा सेंट्रलाइजेशन कर दिया तो आपका डिसीजन जो है वो लेने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एक ऊपर वाला क्या क्या काम देखेगा, और जब आपने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया तो एम्प्लॉयज अपनी मजा मस्ती करते रहेंगे, सीनियर्स को भाग ही नहीं लेंगे, सब अपना अपना देख लेंगे, ठीक है। अब अगला वाला आता है, अब चार ही और मतलब अभी जो है 6 ही और बचे हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो स्केलर चेन क्या बोलता है, स्केलर चेन भैया बोलते हैं कि आप जो है कभी भी जो है लाइन ऑफ अथॉरिटी या चेन ऑफ सुपीरियर जो है इसमें बात करी जाती है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, स्केलर चेन मतलब ये टॉप मैनेजर है, इनके नीचे ये लोग आते हैं, इनके नीचे सी और एम आएंगे, उनके नीचे डी और एन आएंगे, उनके नीचे ई और ओ आएंगे, उनके नीचे एफ और पी आएंगे। तो स्केलर चेन क्या बोलता है, तो ये जो है ये ऐसे मतलब रैंक वाइज इनको बिठाया गया, ठीक है। तो फेयॉल बोलते हैं कि इस चेन को आप प्लीज अच्छे से फॉलो करें, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हर कीवर्ड जो है उस इंफॉर्मेशन का इन सब के थ्रू जाना चाहिए, किसी भी एक भी वर्ड को जो है आप स्किप मत करिए। तो इससे होगा क्या, सिस्टमैटिक फ्लो बनेगा, हर इंसान जो है उसको बराबर इंफॉर्मेशन पहुंचती रहेगी, कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा। ऐसे नहीं होगा कि समझो ये पर्सन ने सीधा जाके सी भैया को बोल दिया, एफ ने सी को बोल दिया, तो डी और ई कल जाके फिर ऐसा बोलेंगे अरे हमको तो किसी ने बताया ही नहीं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो है प्रॉपर ऐसे सीक्वेंस में लाइन में जो है जाए यहाँ पर, अगर नहीं किया तो कम्युनिकेशन गैप और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ जाएगी, ठीक है। अब फेयॉल फिर भी बोल रहा है कि ठीक है ये चीज मैंने देख ली, पर अगर कोई इमरजेंसी अर्जेंट कॉन्टैक्ट आपको करना है, इंफॉर्मेशन जो है अर्जेंट वाली आपको पास करनी है, तो हम जो है आपको डायरेक्ट बात करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मतलब वो क्या बोल रहे, गैंग प्लान करो। गैंग प्लान क्या होता है, ई वाला वो लेवल सेम लेवल पर तो है, सेम लेवल है, ई जो है वो को जाकर बोल देगा, ठीक है। शॉर्टकट में जो है यहाँ पर बोलेगा, अगर इमरजेंसी है तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है।
अगला पढ़ते हैं पॉइंट हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब ऑर्डर यानी कमांड नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑर्डर का मीनिंग कमांड लेना, इंस्ट्रक्शन देना, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ वाला ऑर्डर नहीं है। यहाँ पर ऑर्डर यानी अरेंजमेंट। सब सब जैसा भी है, ये आप व्हील्स देखो, अगर आप इनको ऑर्डर में नहीं लगाओ तो ये चलेंगे एक दूसरे से। ये व्हील्स आप जानते हो ना, कि ये चला तो ये चलेगा, ये चला तो ये भी चलेगा, इसके बाद में ये चला तो ये इसको जो चलने के लिए और मदद करेगा, इसके बाद में ये चलने की वजह से ये चलेगा, ये चलने की वजह से ये चलेगा, साथ में इसके वजह से भी इसका और इसका कोऑर्डिनेशन भी लगाना पड़ेगा हमको, फिर इसके वजह से ये चलेगा, इनके वजह से जो ये रिस्पेक्टिवली एक व्हील चलते जाएगा। तो ये ऑर्डर तो रहे इंसानों का, मैन का, और जो मटेरियल है अपने पास वो तो सब सिंक्रोनाइजेशन में रहे। हर चीज की, हर हर मटेरियल को रखने के लिए एक उसकी परफेक्ट जगह होनी चाहिए फिक्स वाली। हर एम्प्लॉय जो है वो अपनी टाइम और एनर्जी को जो है, ताकि इस चीज पर वेस्ट ना करे, ठीक है। तो जैसे इसमें अभी क्या बोला है कि जैसे मेरी अभी ये वाटर बॉटल है, ठीक है, तो मैं रोज इसको यहीं पर आके रखूं अगर, तो मुझे मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा मेरी बॉटल किधर गई, मेरा बुक किधर गया, ये सब चीजें मुझे ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो पॉजिटिव चीज ये है कि मेरा काम बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली हो जाएगा, कोई टाइम का वेस्टेज नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंस क्या है, टाइम बहुत वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, और मैं सही लोगों को जो है सही टाइम पर जो है कांटेक्ट ही नहीं कर पाऊंगी। अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, एम्प्लॉय को बहुत अच्छे से काइंड, फेयर, जस्ट ट्रीटमेंट दे, सबको जो है, इसका ये मीनिंग ये नहीं होता इक्विटी यानी कि सबको इक्वल सैलरी दे, बट आप जो है उनको सेम, मतलब यू नो, अगर अगर कोई इंसान सेम डिसिप्लिन पे है, कोई सेम लेवल पर है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आप सेम डिसिप्लिन लगाए, लीव जो है हर एक को सेम तरीके की दे। ऐसा नहीं करें कि सीनियर जितनी चाहे मर्जी लीव ले सकता है, जूनियर जो है एक दिन कभी लीव ले तो उसके पैसे कट, ऐसा मत करिए। किसी की ग्रेड क्या है, जेंडर क्या है, पोजीशन क्या है, ये चीजों को आप ध्यान में ना रखते हुए, मतलब ये जो है, ये इन चीज पे आप बायसनेस ना लाए, उसको ध्यान में रख के आप जो है यहाँ पर इनको छुट्टी वगैरह हर चीज दें। तो फेयरल बोलते हैं कि एक गुड सेंस में एंड एक्सपीरियंस में आप इंश्योर करें कि आप अपने एम्प्लॉयज को जो अच्छे से ट्रीट कर रहे हो जितना पॉसिबल हो सके। इससे एम्प्लॉय आपके सेटिस्फाइड भी होंगे और मोटिवेटेड भी रहेंगे। नहीं किया तो डिससेटिस्फाइड रहेंगे, जॉब छोड़कर जाएंगे, यानी एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप भी जो है वो हेल्दी, अच्छी नहीं रहेगी। अगला, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द पर्सनल, यानी आप कभी भी इमीडिएटली उनको बाय बाय वाली फीलिंग मत लाए। एम्प्लॉय जो है अपना मैक्सिमम तभी दे पाएंगे जब उनको जॉब छूटने की इनसिक्योरिटी जो है वो ना हो। फटाफट फटाफट आप जो है उनको ट्रांसफर करते रहोगे, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में डालते रहोगे, तो इससे जो एक तो आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे और उनका आप पर से ट्रस्ट भी नहीं करेगा। तो एम्प्लॉय टर्नओवर अगर आपको कम करना है तो फेयरल बाबा बोलते हैं कि आप जो है उन्हें ये सिक्योरिटी, आप उनको जो ये एसेंस देगी, नहीं आपका जॉब जो है सेफ है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर जो है मिनिमाइज करने के साथ साथ आपकी जो एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की वो बढ़ेगी। तो ये किया तो एफिशिएंसी बढ़ने के साथ वेस्टेज नहीं होगा टाइम रिसोर्सेज का, नहीं किया तो वेस्टेज होगा टाइम रिसोर्सेज की, क्योंकि बार बार नए नए एम्प्लॉय लाओगे, नए नए बार उनको सीखना पड़ेगा, और फ्रस्ट्रेशन और डिससैटिस्फैक्शन जो होगा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के अंदर वो अलग ही होगा। अगला पॉइंट है इनिशिएटर। अगर 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 कहा जाता है कि आप जो है खुद से इनिशिएटिव जो है इंकरेज करते हो अपने एम्प्लॉयज के बीच में, तो उनको ये बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है। मतलब उनको अपॉर्चुनिटी देके, अरे आप ये पार्टी अरेंज कर लीजिए, आप जो है एक प्लान बनाकर उसे एग्जीक्यूट कर लीजिए, चलो आज जो है पूरे ऑफिस के लिए हम जो है ट्रिप कैंपेन प्लान कर रहे हैं, आप सारे एम्प्लॉयज डिसाइड करिए कौन सी जगह सही रहेगी। तो ऐसे जब आप उनको जो है इनिशिएटिव लेने के लिए मोटिवेट करते हो, तो उनको ऐसे लगता है कि हाँ हम जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू दैट ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी डोमिनेंट इन द एम्प्लॉयज। इसके बाद में एम्प्लॉयज जो है उनकी बेस्ट लेवल पे वो काम करेंगे, यू नो, अगर अगर उनका कंसल्टेशन जो है वो लिया जाए अच्छे तरीके से, तो दे विल वर्क देयर एंटायर बेस्ट। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, एक तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे एम्प्लॉय सारे के सारे जो है, इसके अलावा एम्प्लॉय जो है वो बराबर काम नहीं करेंगे, अपनी बेस्ट एबिलिटी जो है वो नहीं दे पाएंगे। लास्ट वाला है, लास्ट प्रिंसिपल आया है अपना, देख लीजिए, देख लो, थैंक यू आ गया इसके बाद में। तो आखिरी पॉइंट जो है इस चैप्टर का हम लोग कर रहे हैं, फेयरल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर से,
स्पिरिट द कॉर्ड्स। स्पिरिट द कॉर्ड्स यानी मैनेजमेंट जो है हमेशा उसके टीम स्पिरिट जो है मतलब यूनिटी वाली, हार्मनी वाली जो है एम्प्लॉयज के अंदर हमेशा लानी चाहिए। आई को वी से रिप्लेस करे सारे कॉन्वर्सेशन में। मतलब ऐसा ना हो कि आई वांट दिस पर्टिकुलर थिंग टू हैपन विद यू ऑल स्टूडेंट्स, वी शुड वर्क टुवर्ड्स आवर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये जो है टीम स्पिरिट डेवलप होती है। अब जैसे हम एडुकेटर्स हैं तो हम क्या बोलते हैं, नेवर से यू नो आई एम द बेस्ट एडुकेटर एट अन अकेडमी। व्हाट डू वी से कि यू हैव टॉप बेस्ट फैकल्टीज एट अन अकेडमी। तो इसमें जो मैं सारे टीचर्स हैं उनको रिस्पेक्ट कर रही हूँ, वो सारों को एक टीम स्पिरिट की तरह है। ऐसे आपने कभी देखा मैं आके यहाँ पर बोल रही हूँ अरे यू नो व्हाट दिस टीचर इज सो बैड, ये टीचर तो अच्छा पढ़ाती ही नहीं है, और यू नो आई एम नॉट कंसर्न्ड विद देम एट ऑल, इट इज जस्ट अबाउट मी एंड माय क्लासेस, दैट्स ऑल। ये चीज कभी नहीं है। ये बिलोंगिंगनेस जो है टीम मेंबर्स के अंदर, ये चीज आपको बहुत बड़ा डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टीम स्पिरिट बढ़ती है, इससे ग्रुप जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे ग्रुप गोल्स है वो भी अचीव होते हैं। अगर नहीं किया तो ग्रुप गोल्स अचीव नहीं करेंगे और टीम स्पिरिट जो है बिल्कुल नहीं होगा, और इंडिविजुअलिज्म का जो स्ट्रेस होगा वो और भी बढ़ेगा। मतलब आप लोग देख पाओगे कि हर टीचर अपनी गाड़ी अपनी थ्योरी बोल रहे हैं, अपना ही जो उनका चालू है वो, मतलब मैं ऐसे बोलूँ नहीं 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 नहीं, वो टीचर ने जो आपको बिजनेस स्टडीज के लिए बोला, अकाउंट्स के लिए बोला, वो एकदम गलत। मैं अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ ना, मैं जो बोल रही हूँ वो एकदम सही। तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे ना कि अरे यार हर एक इंडिविजुअल का हम क्या करें यहाँ पर करके। डन गाइस, सो आई अंडरस्टैंड राइट नाउ, वक्त अच्छा खासा हो चुका है आप लोगों का, तो आई बिलीव आपने अच्छे से सब कुछ समझ लिया होगा, यहाँ पर प्रॉपरली पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोग जो है पहुंच गया होगा। सारे पार्ट जो है ये सेशन के आपने देखे होंगे, अच्छे से समझे भी होंगे, एंड यू नो इस पे पूरा अभी जो है मस्त क्विज़ेस वगैरह एवरी चीज अभी आने वाला है। ये रिकॉर्डिंग आपको इसके लिए देखने के लिए बोला मैंने, क्योंकि जो है जब मैं अभी आप सोचो इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कशन की होती है, ये अगर मैं लाइव क्लास में ले लूँ ना तो ट्रस्ट मी ये चैप्टर फिर है ना तुम लोग एक दिन में कंप्लीट नहीं करोगे, और मेरी आगे वाली क्लासेस जो है ना वो तो मतलब लेने नहीं दोगे, इतना chaos कंफ्यूजन चलेगा। तो इसके वजह से जो है मैंने ये पूरा चैप्टर अच्छे से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करा है, ताकि आप जो है इसको बहुत बढ़िया वे में बढ़िया तरीके से जो है समझ पाए। ठीक है, थोड़ा सा आपका शेड्यूल जो है थोड़ा हल्का ऊपर नीचे होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। पार्ट्स में जैसे मैंने बोला अगर किसी का एक्स्ट्रा पार्ट लगता है तो अपन वो एक्स्ट्रा पार्ट बनाएंगे यहाँ पर। मुझे इस चीज से भाई नहीं है कि आपका कॉन्सेप्ट में मैं कोई प्रॉब्लम करूँ, इसके बाद भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है, जैसे कि अगले जो भी रिकॉर्डिंग्स आने वाले उन रिकॉर्डिंग्स के अंदर आपको कोई भी इशू आता है ना, मैं एक डाउट वाला सेशन जो ऑलरेडी दूंगी, तो इन रिकॉर्डिंग्स के अंदर कुछ भी एक भी चीज आपको लगती है कि मैम ये नहीं समझ में, आप वापस से समझाओ, तो मैं उनमें वो जो समझा दूंगी। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट स्टे फोकस। इसके बाद में सारे मेंटीज एक्टिविस्ट जो है धमाधम हम लोग लेने वाले हैं, एंड यू ऑल नीड टू प्रॉपरली बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, सी यू, टाटा एंड बाय बाय। कमेंट सेक्शन में जो मैंने सवाल बीच बीच में पूछते गई उनके आंसर्स भी लिखे, ताकि आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को जो है ये समझ में आया नहीं आया। कमेंट्स में प्लीज ये भी बोले कि यस मैम चैप्टर मस्त हो गया है, इसके बाद में एक एक रीडिंग जो है आप लगा सकते हो, और इसे जो है आपका कॉन्सेप्ट और ब्यूटीफुल एंड बेस्ट मैनर में कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट बच्चा पार्टी, दैट्स ऑल फॉर द डे देन, चला बाय बाय, सी या एंड गुड नाइट।